गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका पार्ट 2 हमें देखना है। अभी इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या है, प्रजातंत्र क्या है। दूसरे सवाल पे हमें विचार करना है अभी व्हाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी ही क्यों। दुनिया में पहले भी डिक्टेटरशिप, मोनार्की, इस तरह के रूल शासन चल चुके हैं। डेमोक्रेसी अभी दुनिया के ज़्यादातर देशों में चल रही है। तो आखिर डेमोक्रेसी को क्यों बेहतर, सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट माना जाता है, इसी को इस पूरे टॉपिक्स में हमें पढ़ना है। इसके शुरू में एक डिबेट दिया गया है। इस डिबेट को आप पढ़ेंगे और इस डिबेट में जो क्वेश्चन एराइज हुए हैं उसी के माध्यम से हमें किसी भी शासन प्रणाली के विशेषताओं का यदि अध्ययन करना है तो उसके गुण और दोष दोनों के बारे में अध्ययन करना होता है। डेमोक्रेसी को सबसे अच्छी शासन प्रणाली इसलिए मानी जाती है कि इसमें गुण ज़्यादा है, दोष कम है। और दोष ऐसे हैं जिन्हें दूर किया जा सकता है, और जिन देशों ने दूर कर दिया है वहाँ उनकी डेमोक्रेसी काफ़ी सक्सेस है। लेकिन इसके पक्ष में जो आर्गुमेंट्स दिए गए हैं वो आर्गुमेंट्स इतने मजबूत हैं कि उसका विकल्प किसी दूसरे शासन प्रणाली में देखने को नहीं मिलता है। इसलिए कंक्लूजन ये निकलता है कि डेमोक्रेसी सबसे बेहतर शासन प्रणाली है। सबसे पहले पेज नंबर 32 इसके अगेंस्ट में जो आर्गुमेंट्स दिए गए हैं, तर्क दिए गए हैं कि डेमोक्रेसी क्यों अच्छा नहीं है, इसमें कौन कौन सी खराबियां हैं, उस पर हम ध्यान दें। पहला है लीडर्स कीप चेंजिंग इन ए डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। डेमोक्रेसी में देश का नेतृत्व बदलता रहता है और हर व्यक्ति के शासन चलाने का अपना एक तरीका भी होता है। तो पहला इसमें डिमेरिट है कि इससे स्थिरता में कमी होती है। एक स्थिर गवर्नमेंट नहीं बन पाती है डेमोक्रेसी में, एक मजबूत सरकार, स्थिर स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बन पाती। दूसरा, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप फॉर मोरलिटी। डेमोक्रेसी केवल राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और पावर प्ले है, सत्ता का खेल, जिसमें नैतिकता का कोई स्थान नहीं है, मोरलिटी नहीं है। यह हमें भारत के राजनीति में सबसे ज्यादा देखने को मिल सकता है कि आप विभिन्न राज्यों और देश के नेताओं के जो राजनीतिक तौर तरीके हैं चलने का, उसमें आप देख सकते हैं कि मोरलिटी धीरे धीरे, नैतिकता कम होती जा रही है। यह डेमोक्रेसी का एक डिमेरिट है। सत्ता के लिए लोग सिद्धांतों से समझौता कर रहे हैं, सिद्धांत के आधार पर पॉलिटिकल पार्टी बनती है। लेकिन आज देखा जा रहा है कि जब सत्ता की बात आती है, पावर में आने की बात आती है, तो सभी पार्टियां अपने सिद्धांतों से समझौता करके पावर में आ जाती हैं। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपुल, इट लीड्स टू बैड डिसीजन। चुने गए नेता लोगों के बेहतर के लिए, लोगों का सबसे अच्छा हित कौन से पॉलिसी, कौन सी नीति में है, इस बारे में उनको ज्यादा जानकारी नहीं होती है, और इसका परिणाम होता है कि उनके द्वारा लिए गए निर्णय सही नहीं हो पाते हैं। वही नेता सही डिसीजन ले पाता है जिसको लोगों के इंटरेस्ट का ख्याल रहता है। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। चूंकि डेमोक्रेसी चुनावी प्रतिद्वंदिता पर आधारित है, चुनाव जीतने पर आधारित है, इसलिए हर पार्टी चुनाव जीतने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल करती है। राजनीति, कूटनीति, करप्शन, ये सारी चीजें चुनावी प्रतिद्वंदिता में सामने आती है, जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। राजनीतिक दल चुनाव लड़ने के लिए उद्योगपतियों और पूंजीपतियों से पैसा लेते हैं और आगे चल के अगर वो पावर में आते हैं तो उसी उद्योगपति और पूंजीपतियों के इंटरेस्ट के हिसाब से पॉलिसी बनाते हैं, जो किसी न किसी तरीके से करप्शन को जन्म देता है। ये डेमोक्रेसी का डिमेरिट है। ऑर्डिनरी पीपुल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। साधारण व्यक्ति जिसके पास कम ज्ञान हो, कॉमन पीपुल, शासन प्रणाली और उसके अच्छाई और बुराई के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानता,
इसलिए वोट देने के समय वह सही डिसाइड कर ही नहीं पाता है कि कौन सा पॉलिटिकल पार्टी या कौन सा लीडर हमें बेहतर फ्यूचर दे सकता है। इस बात का जो ज्ञान होना चाहिए वो हमारे देश के अधिकांश जनताओं में नहीं है, कॉमन पीपुल में नहीं है, जिसके कारण वो इलेक्शन में लीडर इलेक्ट करने के मामले में सही डिसीजन नहीं दे पाते हैं। ये डेमोक्रेसी का एक डिमेरिट है। Clearly, democracy is not magical solution for all the problem. It is not ended poverty in our country and in other parts of the world. कहा जाता है कि हाँ आर्गुमेंट्स इसके विरोध में ये सब चीज हैं, तो फिर आखिर क्यों कहा जाता है कि डेमोक्रेसी सबसे बेहतर है? तो कहना यह है कि डेमोक्रेसी किसी भी समस्या का जादुई समाधान नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी देश में डेमोक्रेसी लागू हो गई तो वह देश बहुत डेवलप हो जाएगा और बहुत वहाँ का सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसके लिए और भी सारे फैक्टर जिम्मेदार होते हैं। चाइना में डेमोक्रेसी नहीं रहा, रसिया में डेमोक्रेसी नहीं है, फिर भी वह दुनिया का सबसे बड़ा विकसित देश है। तो ये डेमोक्रेसी विकास की गारंटी नहीं होती है, सही है, लेकिन जनता को अधिकार देने के मामले में, डिसीजन मेकिंग के मामले में ये बेहतर पॉलिसी मानी जाती है। आज हमारे देश में 70 सालों से डेमोक्रेसी चल रही है, लेकिन गरीबी खत्म नहीं कर पाई। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली इंश्योर दैट पीपुल टेक देयर ओन डिसीजन। लोग अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो फिर कहता है कि पीपुल कैन मेक मिस्टेक्स इन्वॉल्विंग द पीपुल इन दिस डिसीजन डज लेड टू डिले डिसीजन मेकिंग। क्या होता है कि चूंकि लोग गलतियां कर सकते हैं और लोगों को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना निर्णय लेने में देरी करता है। It is also true that democracy leads so frequent change in leadership. Sometimes this can set back the decision and affect the government's efficiency. यह भी सही है कि डेमोक्रेसी में लगातार नेतृत्व चेंज होता है, यह सरकार की क्षमता पर और निर्णय लेने की क्षमता को भी प्रभावित करता है। These arguments show that democracy of the kind we see may not be the ideal form of government, but that is not a question we face in real life. The real question we face is different. ये नहीं है कि डेमोक्रेसी में कौन सी खराबी है, इस सवाल से हम वास्तविक जीवन में सामना नहीं करते हैं। वास्तविक जीवन में जिस सवाल से हमारा सामना होता है वो है कि इज डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। क्या डेमोक्रेसी, अगर डेमोक्रेसी अच्छा नहीं है तो क्या इससे कोई बेहतर दूसरा व्यवस्था है? अगर इससे कोई बेहतर व्यवस्था अभी तक नहीं आई है सरकार बनाने की या सरकार चलाने की, तो जब तक कोई बेहतर डिसीजन व्यवस्था सिस्टम नहीं आ जाता है तब तक डेमोक्रेसी ही सबसे बेहतर सिस्टम है। यह क्यों है? यह आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के पक्ष में जो तर्क दिए गए हैं उसमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं उस पॉइंट से ये बात साबित है। और आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी की शुरुआत चाइना की एक घटना से तो हुआ है। अभी भी चाइना चर्चा में है और उस समय भी चाइना चर्चा में था। 1958 से 1961 के बीच दुनिया का सबसे बदतर अकाल चाइना में पड़ा था, जिसमें उस समय लगभग 3 करोड़ लोग मारे गए थे अकेले चाइना। आज भी आप देख रहे हैं कि कोरोना चाइना से फैला है और पूरे दुनिया में लोग मर रहे हैं। तो ड्यूरिंग दोज डेज इंडिया इकोनॉमिक कंडीशन वाज नॉट बेटर देन चाइना। कहता है कि 1958 और 61 में भारत का आर्थिक स्थिति भी चीन से ज्यादा बेहतर नहीं था, लेकिन भारत में भी अन्न की कमी थी। लेकिन यहाँ अकाल नहीं पड़ा। चीन जैसी अकाल क्यों नहीं पड़ी? तो राजनीतिक शास्त्रियों का ये मानना है और आर्थिक इकोनॉमिस्ट का, आर्थिक विशेषज्ञों का, कि दिस वाज ए रिजल्ट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसी इन द टू कंट्रीज। चाइना में इतना बड़ा अकाल पड़ना और भारत में अकाल नहीं पड़ना अर्थशास्त्रियों की नजर में अलग अलग तरह के सरकारों के कारण ही हुआ है। डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी विशेषता है कि डेमोक्रेसी में अपोजिशन पार्टियां होती हैं। डेमोक्रेसी में मीडिया स्वतंत्र होता है, लोगों को बोलने का अधिकार होता है। तो वो सरकार की गलत नीतियों को अपोजिशन पार्टी पार्लियामेंट में विरोध करती है,
मीडिया जनमत तैयार करती है, लोग सड़क पर उतरकर आंदोलन करते हैं। तो इस और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को मालूम होता है कि ये सारी चीजें हमारे काम की निगरानी कर रही है, इसलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऐसा डिसीजन लेती है जिससे कि लोगों को परेशानी नहीं हो और ज्यादा से ज्यादा लोग परेशानी से निकल सके और मीडिया और अपोजिशन पार्टी को आवाज उठाने का मौका नहीं मिले और जनता में गलत संदेश नहीं जाए। अभी आप कोरोना के मामले में देख रहे हैं, पूरे दुनिया की सरकारें कह रही हैं कि भारत सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन हमारे देश की अपोजिशन पार्टियों को आप देख रहे हैं, वो कह रही है कि सरकार तो इतना घटिया काम कर रही है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। तो ये सही है, दिस पॉलिसी इज हेल्दी फॉर स्ट्रेंथन ऑफ डेमोक्रेसी। अपोजिशन पार्टियों की जो ये भूमिका है कि सरकार के अच्छे से अच्छे काम की भी मीन में निकाल के आलोचना कर रही है, ये लोकतंत्र के मजबूत होने के लिए बहुत ही अच्छा काम है, क्योंकि बेहतर और बेहतरीन में बहुत डिफरेंस नहीं होता। जितनी ज्यादा अपोजिशन पार्टियां आलोचना करेगी, सरकार अपने काम को ज्यादा से ज्यादा बेहतर करने की कोशिश करेगी। अभी आप मीडिया में देख रहे हैं कि इतनी आलोचना सरकार की भी होती है। तो डेमोक्रेसी इसलिए बेहतर है कि इसमें सरकार के क्रियाकलाप का निगरानी जनता, मीडिया, ऑपोजिशन पार्टी हर स्टेज पे करती है, जिसको जहां जिस मंच पे करना है। इसका परिणाम ये होता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ज्यादा जवाबदेह होती है, अकाउंटेबल होती है देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। यही इसका पहला गुण है कि ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ए बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज ए मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यह अभी तक जितनी तरह की सरकारें दुनिया में चली हैं, उन सारी सरकारों के क्रियाकलापों को और डेमोक्रेसी के क्रियाकलापों को जब आप देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि दूसरी सरकारों के तुलना में डेमोक्रेसी पब्लिक के प्रति, लोगों के प्रति ज्यादा जवाबदेह होती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, अब चाइना के गवर्नमेंट को तो ये नहीं है कि हमें जनता से वोट लेके जीतना है, उनको पता है कि उनके चुनने में जनता की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ये पता होता है कि अल्टीमेटली हमें जनता के वोट से ही जीतना है, इसीलिए वह कोई ऐसा काम नहीं करती है जिससे उनका जनता नाराज हो, तो फिर वो जानते हैं कि अगले इलेक्शन में चुनाव नहीं जीत पाएंगे। यह जो कारण है डेमोक्रेसी का, यह सरकार को ज्यादा से ज्यादा जवाबदेह बनाता है, अकाउंटेबल बनाता है, इसलिए सरकार ज्यादा जवाबदेह होती है। ये फर्स्ट आर्गुमेंट्स है फॉर डेमोक्रेसी। दूसरा है, दस डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। और डेमोक्रेसी में डिसीजन लेने का तरीका आप देखिए कि डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। सलाह और विचार विमर्श के आधार पर ही डेमोक्रेसी में निर्णय लिया जाता है। सरकार के निर्णय लेने की प्रक्रिया को आप समझिए। सरकार यदि कोई निर्णय लेना चाहती है तो पहले उस डिपार्टमेंट के जो एक्सपर्ट होते हैं उनसे सलाह लिया जाता है, वह सलाह देके कोई पॉलिसी बनाता है। सरकार उसके बाद अपने मंत्रियों से विचार विमर्श करती है उस पॉलिसी पर, कैबिनेट में उस पर चर्चा होती है। कैबिनेट को जब उसमें कुछ सुधार करना होता है तो वो करती है। कैबिनेट के बाद वह प्रस्ताव पार्लियामेंट में जाता है, जहां अपोजिशन पार्टियां उस पर डिस्कशन करती हैं। पार्लियामेंट के दोनों सदनों में उस पर व्यापक डिस्कशन होता है। उसमें अगर कुछ खराबी होती है या कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो जनता के लिए नुकसानदेह हो, तो अपोजिशन पार्टियों का ध्यान उन पर सबसे पहले जाता है। वह इस मुद्दा पर विचार विमर्श करते हैं पार्लियामेंट में, और अल्टीमेटली जो डिसीजन निकल के आता है वह बहुत बेहतर डिसीजन निकल के आता है, क्योंकि वह डिसीजन कंसल्टेंट और डिस्कशन के बाद लिया जाता है, सलाह और विचार विमर्श के बाद लिया जाता है। इसलिए डेमोक्रेसी की दूसरी विशेषता है कि यह हमें डिसीजन मेकिंग के क्वालिटी को, उसके स्तर को, बेहतर से बेहतर डिसीजन मेकिंग डेमोक्रेसी में ही संभव है। और यहाँ गलती की संभावना कम से कम होती है, क्योंकि किसी भी डिसीजन के पीछे बहुत सारा एक्सपर्ट, जनता के प्रतिनिधि, ये सब लोगों का डिस्कशन और सलाह उसमें शामिल होता है। इसलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट द्वारा लिया गया डिसीजन, गलती की संभावना उसमें काफी कम होती है। अगला थर्ड आर्गुमेंट्स है, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए मेथड
टू डील विथ डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। डेमोक्रेसी एक तरीका उपलब्ध कराती है, जो तरीका बाकी शासन प्रणालियां उपलब्ध नहीं कराती, कि अगर पॉलिसी में या सरकार चलाने के तरीके में देश के विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच यदि डिफरेंस है, अंतर है किसी भी मामले में, चाहे वो पॉलिसी के मामले में हो या डिसीजन लेने के मामले में हो या सरकार के डे टू डे वर्क के मामले में हो, तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में इस डिफरेंस और विवाद कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझाने का बेहतर से बेहतर तरीका उपलब्ध है। कि अगर कोई डिफरेंस होता है, आप हमारे देश में ही देखे हैं कि गठबंधन की सरकारें चली है, कोलिशन गवर्नमेंट चला है। क्यों चला है कोलिशन गवर्नमेंट? जबकि हर पार्टियों का उनका आइडियोलॉजी, उनका विचार, उनका तरीका सरकार चलाने का अलग अलग है, अलग अलग तरीके का फोकस होता है, तो फिर भी सब समय आने पर सभी पार्टियां यूनाइट होके कई बार सरकार हमारे देश में चलाई है। अभी भी गठबंधन की सरकार चल रही है, अकेले भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार है, जिसमें डिफरेंट आइडियोलॉजी वाले पॉलिटिकल पार्टी हैं। क्योंकि इसके सिस्टम में ही अब बना हुआ है कि अगर डिफरेंस भी है, लैंग्वेज के मामले में हो या रिलीजन के मामले में हो, किसी भी डिफरेंस को सोल्व किया जाता है। पार्लियामेंट उसका स्थान है समस्या का समाधान करने का। पार्लियामेंट में यदि किसी समस्या का समाधान नहीं होता है तो इंडिपेंडेंट ज्यूडिशियरी है, न्यायपालिका है, न्यायपालिका में इसकी कानूनी पहलू पर विचार विमर्श होती है। और इस तरह डेमोक्रेसी में विभिन्न लेवल पे, लोगों के लेवल पे, जनमत के लेवल पे, पार्लियामेंट के लेवल पे, जुडिशियरी के लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट्स और डिफरेंसेस को सोल्व किया जाता है। यह तरीका हमें डेमोक्रेसी ही उपलब्ध कराती है। क्योंकि जाना जाता है, इसमें लिखा है, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स द ओनली पीसफुल solution to this problem. In democracy, no one is permanent winner, no one is permanent loser. Different group can live with one another peacefully. In a diverse country like India, democracy keeps our country together. डेमोक्रेसी हमारे भारत जैसे विभिन्नता से भरे देश में डेमोक्रेसी एक तरीका है जो लोगों को एकजुट बनाए रखती है। क्योंकि हर रूलिंग पार्टी वह जानता है कि वह परमानेंट रूलर नहीं है, और हर अपोजिशन पार्टी को भी ये पता होता है कि वह परमानेंट अपोजिशन में नहीं है। इसलिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब रूलर होती है फिर भी, अपोजिशन होती है फिर भी बैलेंस पॉलिसी अपनाती है, क्योंकि उसको भी पता होता है कि जब वह भी रूलर बनेंगे तो उनको भी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो इस तरीके से एक बातचीत का माहौल बनता है, पॉलिटिकल पार्टियों के बीच सहमति बनती है, और यह लोगों के सोशल लाइफ और गवर्नमेंट के क्वालिटी पर इसका प्रभाव पड़ता है। अगला जो टॉपिक है, डेमोक्रेसी इनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन, लोगों के गरिमा और सम्मान को बढ़ाता है। डेमोक्रेसी में अल्टीमेटली सबसे ज्यादा पावरफुल नागरिक ही है, सिटीजन ही है। क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट से लेके ऑपरेशन ऑफ गवर्नमेंट तक सिटीजन का ही भूमिका है, उसका ही रोल है। नागरिक अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, प्रतिनिधि सरकार चलाने में मदद करते हैं, सरकार चलाने का काम करते हैं। नागरिकों को हर 5 साल बाद यह अपॉर्चुनिटी भी मिलता है कि वो अपने पहले के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को ही रिटेन करेंगे कि अपना ये रिप्रेजेंटेटिव चेंज करेंगे। तो हर रिप्रेजेंटेटिव को भी ये पता होता है कि उसे जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना है। इसलिए हर पॉलिटिकल पार्टी या हर जो सांसद या एमएलए या मंत्री जो भी होते हैं, वे जनता के सहारे ही उनकी राजनीति होती है। इसलिए वो कॉमन पीपुल को, साधारण लोगों को भी सम्मान देने का काम करते हैं। एंड द एजुकेटेड हैज द सेम स्टेटस एज द रिच एंड द एजुकेटेड। यहाँ शिक्षा और धन से कोई मतलब नहीं है पॉलिटिक्स में। यहाँ सब लोगों को एक समान वोटिंग राइट है, अधिकार है, सब नागरिकों का एक समान वैल्यू है। इसलिए पॉलिटिकल पार्टी सभी नागरिकों को के साथ गरिमा और सम्मान के साथ भाग लेते हैं। सब अंत में फाइनली, डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट्स अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। गलती करना इंसान का स्वभाव है और नेचर भी है। जो गलती नहीं करे वो भगवान होगा। और अल्टीमेटली डेमोक्रेसी में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही सरकार बनाते भी हैं, सरकार चलाते हैं।
तो स्वाभाविक है कि गलतियां हर स्तर पर हो सकती है। जनता से भी गलती हो सकती है सरकार को चुनने में, और सरकार से भी गलती हो सकती है पॉलिसी बनाने में, लेकिन दोनों को सुधार करने की अपॉर्चुनिटी इसमें होती है कि अगर जनता महसूस कर लेती है 5 साल में कि हमने गलत सरकार को चुना है, तो अगली बार उसको चेंज कर देगी, अपनी गलती सुधार लेगी। और सरकार को भी लगता है चुनाव हारने के बाद कि उसके किस पॉलिसी से हम चुनाव हारे हैं, तो अगली बार जब वो पावर में आती है तो उस पॉलिसी को नहीं चलाती है। यानी पॉलिटिकल पार्टी हो, गवर्नमेंट हो, कॉमन सिटीजन हो, सबको अपनी मिस्टेक को सुधारने का अवसर ओनली एंड ओनली डेमोक्रेसी में ही प्रोवाइड होता है, डेमोक्रेसी में ही मिलता है। यह सभी इसलिए यह डेमोक्रेसी जो है नन, और ये सारी विशेषताएं, ये सारे गुण जिनको आप अभी पढ़े हैं, ये नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसलिए अगर इसके गुण और अवगुण दोनों पर विचार किए जाए तो अवगुण की तुलना में गुण का पलड़ा जो है भारी है। इसलिए हमें कुछ खराबियों, अवगुण के बारे में, डिमेरिट्स के बारे में हमने बताया भी है कि वो डिमेरिट्स ऐसे हैं जिन्हें दूर किया जा सकता है। बहुत सारे देशों ने दूर किया है, लेकिन ये गुण ऐसे हैं जो दूसरे टाइप के गवर्नमेंट में लाए नहीं जा सकते। उस गवर्नमेंट में ये सारे गुण नहीं मिलेंगे। इसलिए डेमोक्रेसी बाकी सभी शासन प्रणालियों से बेहतर शासन प्रणाली है। इसका लास्ट है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। इसको आप पढ़ेंगे, इसमें समझाने जैसी ज्यादा कुछ बात नहीं है। आज के युग में डेमोक्रेसी, अभी जो डेमोक्रेसी हम भारत में देख रहे हैं या दुनिया के तमाम देशों में देख रहे हैं, इसमें और ज्यादा से ज्यादा सुधार करने की गुंजाइश है। और किन किन क्षेत्रों में सुधार किया जा सकता है, किन किन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है। जैसे डेमोक्रेसी के सामने अभी सबसे बड़ी चुनौती है दुनिया से गरीबी दूर करना। इस मामले में कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अभी तक उतनी सफल नहीं हो पाई है। तो उसके लिए क्या करने की जरूरत है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को और पॉलिटिकल पार्टियों को, वही इसमें समझाया गया है। बस इसको आपको रीडिंग देके पढ़ लेना है। ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी, मुख्य रूप से ये जितने भी डीप लेटर में जो लाइनिंग लिखे गए हैं, इस चैप्टर में यही लाइनिंग क्वेश्चंस के रूप में आते हैं और इसी को एक्सप्लेन करके आपको लिखना होता है। बस ये चैप्टर 2 खत्म हो गया। इसका क्वेश्चन भी आपको दे दिया जाएगा और फर्स्ट चैप्टर हुआ ही है। ये दोनों चैप्टर आप तैयार करें।